एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। लीडर क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं और लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स किए थे जिसमें ट्रेड थ्योरी आती है, सिचुएशनल एंड बिहेवियरल थ्योरी आती है। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग पर्सन्स के थ्रू और हम उन सभी को पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी मिस्टर रॉबर्ट ने दी थी और उनका ये मानना था कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं होता, हमें हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स का यूज़ करना चाहिए। जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें अपना लीडरशिप स्टाइल बना लेना चाहिए। कंटीजेंसी थ्योरी का बेसिक फंडा ही यही है कि पहले आप अपने एम्प्लॉयज़ को समझिए और उसके बाद आप ये देखिए कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा। हो सकता है एक सिचुएशन में आपका लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरी ही सिचुएशन में वही लीडरशिप स्टाइल फेल भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या थी ये मिस्टर रॉबर्ट हाउस की थ्योरी। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बेटा आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। स्क्रीनशॉट के बाद अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये थ्योरी मिस्टर रॉबर्ट ने दी थी। अब उनके अकॉर्डिंग एक लीडर का काम बहुत कम होना चाहिए। मतलब वो ये मानते कि एक लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स की सिर्फ हेल्प करे, उन्हें ज़्यादा गाइडेंस ना दे। उनका ये मानना था कि कंपनी के गोल्स को अचीव करने के समय अगर कोई रुकावट आती है तो लीडर का काम है उस रुकावट को दूर करना। कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी होते हैं और कुछ पर्सनल गोल्स भी होते हैं, और दोनों ही तरह के गोल्स को अचीव करवाने में लीडर का बहुत बड़ा हाथ होता है। सिंपल सी बात है। मतलब उनका कहना है कि लीडर का रोल बस इतना ही है कि वो प्रॉपर रिसोर्सेज दे, गाइडेंस दे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और रास्ते में आने वाली हर्डल्स या रुकावटों को दूर करे। बाकी सारा काम फॉलोअर्स खुद करेंगे। अब यही मैंने आपको जो बताया यहाँ लिखा हुआ है कि इस थ्योरी के अंदर लीडर का जो काम है वो तभी इफेक्टिव माना जाता है अगर वो अपने फॉलोअर्स को सही डायरेक्शन देता है, और उसका काम होता है अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करना ताकि गोल्स अचीव हो सके। इसीलिए इसे पाथ गोल थ्योरी बोला है। यानी कि गोल हासिल करने के जो पाथ में यानी रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं उनको हटाते जाओ ताकि फॉलोअर के लिए रास्ता स्मूथ हो जाए और वो अच्छे से गोल अचीव कर सके। लीडर का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो नेसेसरी रिसोर्सेज दे, इंफॉर्मेशन दे और टाइम टू टाइम अपने फॉलोअर्स को सपोर्ट करता रहे। अब इन्होंने एक लीडरशिप मॉडल भी दिया था जो कि इस तरह से दिखता है और आपकी बुक्स में भी आई होप बना ही होगा। इस मॉडल को समझने के लिए पहले आपको इसके अंदर के ये पार्ट्स समझने होंगे। तो चलिए हम पहले इनके बारे में बात करते हैं। जो मिस्टर रॉबर्ट हाउस थे इन्होंने 3 बेसिक चीज़ों पे फोकस किया कि पहले लीडर का बिहेवियर हमें स्टडी करना चाहिए। उसके बाद जो लीडर का बिहेवियर है वो 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं? डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट। डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्टिव लीडर वो होता है जो डायरेक्शंस देता है, जो ये बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कितनी यूनिट्स बनानी है, स्टैंडर्ड कितना होगा, कितने टाइम में बन जाना चाहिए, हर चीज़ यानी ईच डिटेल वो बताता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इसीलिए डायरेक्टिव बोला गया है। डायरेक्शंस दे रहा है, वो हर छोटी बड़ी बात वो उन्हें बता रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके एम्प्लॉयज़ स्किल्ड नहीं है इसलिए वो उनको हर चीज़ बता रहा है। सेकेंड बिहेवियर क्या है? सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब है कि आपके एम्प्लॉयज़ काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें हौसला नहीं है कि वो ये काम कर सकते हैं या उन्हें बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो लीडर का काम है उनको सपोर्ट करना, हर जगह उन्हें मोटिवेट करना, उनके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना। सेकेंड बिहेवियर क्या है? थर्ड बिहेवियर है पार्टिसिपेटिव। यानी कि अगर एक लीडर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो उसे टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फॉलोअर से सजेशन और आइडियाज़ मंगवाते रहना चाहिए और उन्हीं सजेशन एंड आइडियाज़ के बेसिस पर एक बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए। ये ज़्यादातर उन एम्प्लॉयज़ के साथ किया जाता है जो टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं और काम करना चाहते हैं। तो अगर आप छोटे मोटे डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लीडर का बिहेवियर पार्टिसिपेटिव होता है। एंड लास्ट बिहेवियर उन्होंने बोला अचीवमेंट। यहाँ पर वो क्या करते हैं? वो ये बोलते हैं कि एक गोल बना दिया, चैलेंजिंग जॉब पकड़ा दी एम्प्लॉयज़ को और उनको बोला है कि इस जॉब को परफॉर्म करके दिखाओ। ठीक है, यानी कि चैलेंजेस करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। तो उन्होंने बोला एक लीडर ये 4 तरीके का बिहेवियर शो करता है जब वो कंपनी में या कहीं पर भी होता है। अब बात करते हैं कि ये जो लीडर का बिहेवियर है ये किस पर डिपेंड करता है।
लीडर का बिहेवियर डिपेंड करता है उसके एम्प्लॉयज़ के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी उसके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, उसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। और दूसरा अफेक्ट करता है उसका एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, या जहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है और आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है वो आपने समझ लिया, तो उसके बेसिस पर एक लीडर को बिहेवियर बनाना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा कैसा होता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ये मानना है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। चाहे हमारा काम करने के बाद रिजल्ट अच्छा है तो भी हमने अच्छा किया था इसलिए अच्छा रिजल्ट आया, अगर खराब आ गया तो वो सोचते हैं मुझ में ही कोई कमी होगी इसीलिए ऐसा हुआ। तो अगर आपका एम्प्लॉय इस तरीके का है तो आपको उसको पार्टिसिपेटिव बिहेवियर के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे पार्टिसिपेशन करवाइए, उनको लगता है कि वो काम कर सकते हैं और जो भी रिजल्ट होगा उसके वो खुद जिम्मेदार है, तो आप हर डिसीजन में उनकी इन्वॉल्वमेंट करिए, ताकि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो वो खुद को ही ब्लेम करेगा, वो लीडर को ब्लेम नहीं करेगा। सेकंड, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि कुछ भी गलत होगा तो इसका जिम्मेदार दूसरा इंसान है, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे लीडर की ही गलती थी। तो अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ डायरेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। क्यों डायरेक्टिव करना चाहिए? क्योंकि आप उन्हें हर डिटेल बताइए ताकि फ्यूचर में कोई गलती ना हो। अगर उन कोई गलती हो गई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपके एम्प्लॉयज़ आप ही के ऊपर उंगली उठा देंगे, ठीक है, वो तो आप ही को जिम्मेदार बना देंगे। तो बेटर है कि आप उनको डायरेक्शंस देते रहिए। नेक्स्ट आता है इंटरनली ओरिएंटेड एम्प्लॉई। ये वो लोग हैं जो अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं कि हमें काम करना है, ठीक है, इनको चैलेंजेस पसंद होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें सपोर्टिव होना पड़ता है, यानी उन्हें सिर्फ थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, वो खुद काम कर सकते हैं। एंड लास्ट बिहेवियर है एक्सटर्नली ओरिएंटेड। ये वो लोग हैं जिनको चैलेंजेस बहुत पसंद है, ठीक है, ये बाहरी तत्वों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप हमेशा अचीवमेंट स्टाइल के साथ ही टैकल कर सकते हैं। उन्हें बड़े से बड़े टारगेट्स दीजिए और वो खुद उस काम को करके दिखाएंगे। अब बात करते हैं वर्क एनवायरनमेंट की। तो कौन सा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के उनके नेचर अगर हैं तो इस तरह का स्टाइल आप अपनाना चाहिए। वैसे ही वर्क एनवायरनमेंट में होता है कि अगर वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है तो कैसा स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट है सबॉर्डिनेट्स टास्क स्ट्रक्चर, यानी कि आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो काम है वो किस तरीके के हैं। क्या आप उन्हें सारी डिटेल्स बताते हैं? आप उन्हें बताते हैं कि उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसके पास कितनी पावर्स है। अगर आपने ये सारी चीज़ें उन्हें कंप्लीट अच्छे तरीके से बताइए तो आप उनसे पार्टिसिपेटिव काम भी करवा सकते हैं, सपोर्टिव भी करा सकते हैं। लेकिन अगर उनको अपने काम के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में आपको डायरेक्टिव बिहेवियर शो करना पड़ेगा। आपको उन्हें हर बार इंफॉर्मेशंस देनी पड़ेंगी, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मल अथॉरिटी। अगर कंपनी के अंदर हद से ज़्यादा फॉर्मल अथॉरिटी है, मतलब पहले टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजन लेगी, उसके बाद नीचे तक वो लोअर लेवल तक जाएंगी डिसीजंस, तो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में डायरेक्टिव ही बेटर रहता है, फिर वहाँ आप पार्टिसिपेशन नहीं करा सकते। थर्ड, प्राइमरी वर्क ग्रुप, यानी जिस ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हो उस ग्रुप के लोग कैसे हैं। अगर वो ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, उन्हें टीम वर्क पसंद है, तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेटिव एंड सपोर्टिव अच्छा रहेगा, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं तो बहुत 30 मार खान हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब काम कर सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आज अचीवमेंट स्टाइल यूज़ करिए, ठीक है। उन्हें गोल दीजिए और वो अपना अचीवमेंट खुद करके दिखाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमने समझ ली। तो अब बात करते हैं इस मॉडल की। देखिए ये मॉडल क्या दिखा रहा है हमें कि एक लीडर के ये 4 तरह के बिहेवियर होते हैं जो कि इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि उसके कंटीजेंसी फैक्टर मतलब उसके पर्सनल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका फीचर कैसा है और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। जब ये तीनों चीज़ें साथ में मिलकर आती हैं तो निकलता है रिजल्ट या आउटकम। क्या रिजल्ट आता है? अगर आपका सब काम सही तरीके से चल रहा है, आपका लीडरशिप स्टाइल सही है, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट आएगी। सेकंड, जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगी, आपके एम्प्लॉयज़ हमेशा आपसे खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडल, लेकिन ये मॉडल कुछ पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज भी किया गया। इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि दिस मॉडल वाज कॉम्प्लेक्स, यानी ये बहुत मुश्किल है समझने में। पहले आप एम्प्लॉयज़ को समझिए, फिर वर्क एनवायरनमेंट समझिए, उसके बाद अपना बिहेवियर बनाइए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है।
सेकेंड, लीडर रोल वॉज नैरो, मतलब यहाँ पर लीडर का रोल सिर्फ इतना ही है कि रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटा दो, इससे ज़्यादा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता इस मॉडल में। एंड थर्ड, कि दिस इम्पॉर्टेंट मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंटीजेंसी फैक्टर्स, वर्क एनवायरनमेंट एंड लीडर बिहेवियर। मतलब यहाँ ये तो बताया गया है कि अगर आपका पर्सनल एम्प्लॉय ऐसा है तो उसके बिहेव से आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, या फिर अगर आपका इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। मगर कहीं भी ये नहीं बताया गया कि अगर लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है एम्प्लॉय का और साथ ही साथ टास्क भी टफ है, तब कैसा बिहेवियर शो करना है। मतलब इन दोनों को इकट्ठे नहीं बताया गया, अलग अलग बताया गया है, जो इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ।